हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेएमडी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम क्लास 12th नेशनल इनकम लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वाइज क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम की जो चीज़ें हैं ना उनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जिसमें थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल इनकम पार्ट है पहला। लगभग 10 से 12 नंबर का इसमें से आएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम सारी चीज़ें ना क्वेश्चन वाइज ही लेके आएंगे, ताकि बच्चे को मेनली ये पता लगे कि बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने बस यही प्रॉब्लम रहती है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर आंसर्स को कैसे लिखें, क्वेश्चन को कैसे समझें, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इतना लिखेंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है ना अब आपको धीरे धीरे जो वीडियोज़ आएगी ना क्लास 12th के लिए, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत बार आ रहा है टॉपिक, मतलब थ्योरी वाले पोर्शन से। यूजिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल, एक सुटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्टिंग्विश बिटवीन दी स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस बताओ। बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हैं वो स्टॉक और फ्लो, लेकिन आता है वेरिएबल। जब भी ऐसा होता है ना तो कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, बस स्टॉक और फ्लो के अंदर ही हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो उस डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आप इतना समझने की कोशिश करें कि स्टॉक का मतलब क्या होता है इस वेरिएबल, और फ्लो का मतलब क्या होता है। स्टॉक को हम स्टॉक बोलते हैं और हमारे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, परवाह। ठीक है, तो स्टॉक एक लेखा वर्ष में एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा चर है जिसको एक समय बिंदु पर मापा जाता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। जबकि जो फ्लो होता है ना उसको हम क्या करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। एक एक नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। देखिए डेफिनेशन दे रखी है, स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। जबकि फ्लो वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच क्वांटिटीज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फ्लो है ना उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, उसको एक समय अवधि में मापा जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हमारी तरफ से परवाह बोलते हैं। जबकि जो स्टॉक होता है उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो मैं स्टॉक के कुछ एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। जैसे मैंने स्टॉक का पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, मनी मनी इन बैंक अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। जैसे मैंने बोला 23 मार्च इस डेट पे इस ईयर में मेरे पास इतना पैसा था, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा हमारा ये एग्जाम्पल है स्टॉक का। लेकिन इसमें और भी एग्जाम्पल आता है, जैसे मैंने बोला वेल्थ। ठीक है, ऐसे ही एक होता है हमारा फ्लो। फ्लो का एग्जाम्पल क्या होता है हमारे लिए, फ्लो का एग्जाम्पल होता है इनकम। क्योंकि जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम में जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं। ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल होता है एक्सपेंडिचर, जो भी हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, फ्लो के। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो किस में कितने मार्क्स मिले। तो ध्यान से देखो, जो डेफिनेशंस दी है उसमें आधे आधे नंबर की है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल जो है वो क्या है, हमारा 1 नंबर के हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है। अब देखो इसके अंदर कोई बड़ी कहानी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखते, एक्स्ट्रा लिखते चले जाएंगे। एक्स्ट्रा लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, एक एक्सटर्नलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक्सटर्नलिटी बेसिकली होती क्या है। किसी भी एक्टिविटी को करने से कोई पॉजिटिव इफेक्ट और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट एक्सटर्नलिटी कहलाता है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन पे किसी एक्टिविटी का अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है, और किसी एक्टिविटी का करने से किसी पर्सन पे या ग्रुप पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, एक
पार्क हैगा, पार्क के अंदर एक जो वहाँ पे काम करने वाले माली होते हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्क की बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, टाइम पर पानी डाल रहे हैं। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा ना वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लोग वहाँ पे मॉर्निंग में वॉक करने के लिए आएंगे तो उनकी सेहत क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट है। लेकिन एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ये बताती है कि कोई एक्टिविटी हुई और लोगों के ऊपर उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ा। जैसे किसी भी एक इंडस्ट्री में से निकलने वाला धुआं, उससे क्या होता है, जब बुजुर्गों की आंखों में जाकर वो लगता है ना तो उनको जलन, अस्थमा और उनके सिर में दर्द होता है। इसी एग्जाम्पल को हम बोलते हैं बैड इम्पैक्ट, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखते हैं हमारा इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आया हुआ है, यूजिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, हमारी सकारात्मक बाध्यताएं और नकारात्मक बाध्यताओं के बीच में अंतर बताना है। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आंसर क्या लिखा हुआ है ना। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू अ बेनिफिट कोज बाय वन एंटिटी ऑफ टू अनदर, मतलब एक चीज में कोई चेंज होने से दूसरे पे पड़ने वाला इफेक्ट। ठीक है, विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, जबकि वो उसके लिए कोई पैसा पे नहीं कर रहा। जैसे मैं पार्क में जा रहा हूँ तो कोई पैसा पे नहीं कर रहा, मेरी आंखों में धुआं लग रहा है तो मैं उसके लिए भी कोई पैसा पे नहीं कर रहा। ठीक है ना, आगे देखिए। वेयर एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू हार्म कोज बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेनलाइज्ड फॉर इट। मतलब अब देखिए ध्यान से, अब ये यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को दिखा रहा, धुआं निकला, आंखों में लगा, क्या इसके लिए उस कंपनी ने कुछ सोचा कि किस तरीके से हम इसके लिए लोगों को अमाउंट पे कर सकते हैं? क्या कोई कंपनी ऐसा सोचती है? नहीं सोचती ना। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल। अ न्यू पार्क डेवलप्ड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन raises the welfare of locality, is it is an example of positive externality. In case the same park is used by people for anti social activity, जैसे कोई वहाँ पे अपना दारू पी रहा है, कोई माहौल ख़राब कर रहा है एरिया का, तो ऐसी जो एक्टिविटी है ना वो क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रिप्रेजेंट करती है। विच लीड टू इनसिक्योरिटी अमंग द रेजिडेंट, तो वहाँ के लोगों में इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षा आती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब ध्यान से एक चीज़ समझो कि दोनों की डेफिनेशन को हाफ ऑफ मार्क्स और एक नंबर दोनों के एग्जाम्पल को। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, डेफिनेशन लिखते हैं और छोड़कर आ जाते हैं, तो भाई आपको एक नंबर मिलेगा, और एक नंबर मिलेगा तो एक नंबर कटेगा। अगर एक नंबर कटेगा तो सोचो ऐसे ही करके करते एक एक क्वेश्चन में एक एक नंबर कट गया, 30 क्वेश्चन आए तो 30 नंबर तो वैसे ही कट गया आपके। तो इन एक एक छोटी छोटी चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि किस चीज़ में कितना लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है, एक और चीज़, एक और बात कि जितना बोला जाए पॉइंट टू पॉइंट बस उतना ही लिखें। अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो आप बेकार काम कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, एक तरीके से पूरा का पूरा क्या चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों की ज़रूरत है उसको। ठीक है, आगे देखिए। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेके आए, ठीक है ना। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फॉर दी हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस जीडीपी, ये ऐसे ऐसे दे रखा है। तो पहले मैं आपको ना इसका एक छोटा सा कंसेप्ट के बारे में दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक, ये एक पेज, ये एक पेज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका एक टॉपिक दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा रियल जीडीपी। ठीक है, मैंने लिखा रियल जीडीपी। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे इंडेक्स नंबर, या फिर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर। इसके बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास रियल जीडीपी, सॉरी नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में चालू जीडीपी, और इसको हम बोलते हैं स्थिर जीडीपी। ठीक है जी,
तो ये फॉर्मूला बना, अब इसी से सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे, ध्यान से देखना। अब मुझे सपोज क्या निकालना है, मुझे निकालना है मेरे भाई रियल जीडीपी। क्या निकालना है? रियल जीडीपी। तो मैं रियल जीडीपी को इधर लेकर आ जाऊंगा और इंडेक्स नंबर को नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? इंडेक्स नंबर, और इनटू में क्या हो जाएगा? 100। यहाँ तक क्लियर? अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई रियल जीडीपी अपॉन में नॉमिनल जीडीपी, और हमारा क्या रह गया इसमें? तीनों, ये तो तीनों ही आ गए ना, ये गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 100 डिवाइड में, और यहाँ पे रह जाएगा नॉमिनल जीडीपी। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों को आप नोट करें और याद करें, क्योंकि यही फॉर्मूले हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना लगभग 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। तो देखो क्वेश्चन देखो अब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, है ना। अब देखो इसमें नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए बोला गया, आप तो अपना सीधा फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला था, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी इनटू में 100। यहाँ तक क्लियर? अब हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है, जो नहीं फाइंड करना, जो हमें फाइंड करना है बाकी जो बच गया उन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे इंडेक्स नंबर 500 है तो यहाँ पे 500 रख दो, है ना। नॉमिनल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी रहने दो, अपॉन में रियल जीडीपी कितना दे रखा है हमें? हमें यहाँ पे दे रखा है रियल ग्रॉस जीडीपी 500 और प्राइस इंडेक्स 125। तो इसको 125 कर लो, 125 और यहाँ पे 500 और इनटू में 100। ठीक है जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 इंटू 500 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। एक जीरो से ये, इस जीरो से ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? अब 125 पंजे कितना हो जाएगा? 625। तो ये हमारा क्या आ गया? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है जी ये 3 नंबर में। कितने नंबर में आ रहा है? 3 नंबर में। और एक बार नहीं आ रहा जी, बहुत बार आ रहा है, बहुत बार। आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये ना बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि भाई किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करें और किसको ना करें। तो ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दे रखा है, और रीजन जरूर देना है मेरे भाई, रीजन के बिना मार्क्स नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यही है। कह रहा है परचेज ऑफ शेयर ऑफ सेठी एलटीडी बाय एन इन्वेस्टर इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इतनी सी बात याद कर लो, शेयर बेचा जा रहा हो, क्या बेचा जा रहा हो? शेयर। तो ये पेपर क्लेम्स होते हैं। क्या होते हैं? पेपर क्लेम्स। जो भी चीज़ें पेपर क्लेम होगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा? पेपर क्लेम। That's why it is not included in national income। बात क्लियर? पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देखो, सैलरीज पेड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एट जापान। कह रहे हैं इंडिया की एम्बेसी है, कहाँ पे है? जापान में। तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो मेरे भाई ये पार्ट बनता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। किसका पार्ट बनता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का पार्ट है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो यहाँ पे देखो टू एब्रॉड है तो पैसा जा रहा है, तो क्या है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो हम बोल देंगे इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, क्योंकि ये फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ आया कि ये फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का पार्ट होता है। अब आई बात इसकी, डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल असेट्स चार्ज बाय फर्म। अब क्या करती है एक फर्म, डेप्रीसिएशन को चार्ज कर रही है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन जो होता है ना वो टीयर एंड वीयर्स होती है किसी भी असेट्स के अंदर, इसको अलग से कैलकुलेट किया जा रहा होता है। इस वजह से हमारा ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने देखा कि यार क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज़ें नेशनल। ठीक है, तो अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। GNP एट FC निकालना है, और GNP एट FC के लिए हमें क्या दे रखा है, हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, और ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ज़रा हम समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें GNP एट FC निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर यहाँ पे इनकम मेथड के कंपोनेंट को दे रखा है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, NDP एट FC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, NDP एट FC। और NDP एट FC को निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे, NDP एट FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपका लास्ट जो कंपोनेंट होता है इसका वो होता है मिक्स्ड इनकम। क्लियर है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम लोगों को कितना दे रखा है, 12,000। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या क्या टर्म लेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स और इंटरेस्ट कितना है 1800, प्लस उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ये वाला कितना दे रखा है 1500। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं दे रखा। इसके बाद प्लस हो जाएगी मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितनी दे रखी है हमें, 1300। इसका टोटल कर देते हैं तो 18 और आपका 15, ये हो जाएगा 33। 33 और 13, 33 और 13 आपका हो गया 33 और 13 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 46। तो इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 16600। ये हमारा आ गया क्या, NDP एट FC। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अगर हमें आगे क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, हमें आगे निकालने के लिए बोला हुआ है कि हम लोगों को क्या चाहिए, GNP एट FC। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो हमने निकाल लिया है उसको यहाँ लिखेंगे। जो भी चीज़ें हमें चेंज करनी है, जैसे फर्स्ट प्लेस से फर्स्ट प्लेस चेंज होगा, तो ग्रॉस से अगर हम नेशनल जाएंगे, अगर हम नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है ना, और FC से FC तो सेम ही होता है। NDP एट FC हमारा आया 16,600, प्लस में डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 1100। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। इसके बाद हमें दे रखा है NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड -120, तो यहाँ -120। ठीक है, इसका टोटल कर देते हैं तो 17700। ठीक है, और माइनस कर देते हैं 120, तो 0 8 6 में से एक 5 7 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17580, 17,580। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इन चीज़ों का क्या रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किराया रॉयल्टी में भेद कीजिए।
अब बात करते हैं कि बेसिकली रेंट और रॉयल्टी होती क्या है। देखो, रेंट को हम बोलते हैं किराया और रॉयल्टी क्या होती है। अगर मैं रेंट की बात बोलूँ तो किसी भी फैक्टर का यूज़ करने के लिए जो भी हमें अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो हमारा क्या होता है, रेंट होता है। जबकि रॉयल्टी का जो केस होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अलग होता है क्योंकि रॉयल्टी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ मैंने बनाकर तैयार करी है और कोई और उसका क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और उसके बदले में मैं उससे क्या ले रहा हूँ, पेमेंट। जैसे मैंने बोला कोई एक बुक बनाने वाला है, उसने बुक बनाकर तैयार करी और सामने वाले किसी पर्सन को दे दी, और वो क्या कर रहा है, उसे पब्लिश कर रहा है, मार्केट में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो वो बंदा, वो पर्सन क्या करेगा, जिसने बुक बनाई है उसको एक अमाउंट पे करेगा, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। ठीक है, देखिए कह रहे रेंट इज ए फैक्टर इनकम अर्न बाय द ओनर फॉर लैंडिंग देयर सर्विस सच एज लैंड बिल्डिंग। किसी भी लैंड बिल्डिंग को जब हम उधार देते हैं तो उससे जो अमाउंट रिसीव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं, यानी कि किराया। रॉयल्टी इज द इनकम अर्न बाय अ पर्सन इंस्टीट्यूट फॉर लैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड राइट ऑफ सब सोइल असेट्स। मतलब वो असेट जो मैंने खुद अपने आप ही क्या करें, प्रोड्यूस करें, अपने आप बनाए हैं, और उसका कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसके बदले में उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। उसी अमाउंट को क्या बोला जाता है, हमारे लिए रॉयल्टी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम से निकाल कर मैं लेकर आया हूँ, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, किस चीज़ का, नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी। हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है, एन सॉरी नॉमिनल जीडीपी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी हमें गिवन है, ये कितना दे रखा है हमें, 1000, और प्राइस इंडेक्स दे रखा है हमें 250। क्लियर है। तो मेरे भाई इनको सॉल्व करने का सिंपल आसान तरीका वही है, अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखो, इंडेक्स नंबर, ठीक है, कीमत सूचकांक इजिकल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। ठीक है, तो ये नॉमिनल जीडीपी देखो इसमें कितना दे रखा है, हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। रियल जीडीपी दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हमें गिवन है 1000 इंटू 100, और प्राइस इंडेक्स दे रखा है हमें 250। ठीक है, यहाँ तक ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 250 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इजिकल टू नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1500। ये आ गया हमारा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम चालू जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसा क्वेश्चन 101% आपका पेपर के अंदर आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, ये प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है मेरे भाई, पहले समझे बिना क्वेश्चन को करना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे गिविंग वैलिड रीज़न एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा, परचेज ऑफ शेयर बाय एन इन्वेस्टर इन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा आया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कोई भी शेयर मार्केट में सेल एंड परचेज हो रहा हो तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, पेपर क्लेम्स। क्या होते हैं, पेपर क्लेम्स। और जो भी पेपर क्लेम्स होंगे
इट वुड बी नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही अगला देखते हैं, सैलरी पेड टू रशियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। कह रहे कुछ पर्सन है जो रशियन एम्बेसी में क्या करते हैं, रशिया के अंदर सैलरी पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, रशिया के अंदर भारत की एम्बेसी है और उसमें कुछ रशियन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इतना से सोचिए कि भारत सरकार उनको सैलरी देगी, अगर सैलरी देगी तो ये हमारा किसका पार्ट है, यह पार्ट होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और ये जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है इसको हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इट इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर, क्योंकि यह विदेशों को प्राप्त कारक आय का भाग है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। देखो इम्प्यूटेड रेंट दे रखा हो या फिर सेल्फ कंजप्शन दे रखा हो, जो हम अपने ही कंजप्शन के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो याद रखना है बोथ आर इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट एडिड वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। क्योंकि ये क्या करती हैं, जो इनका जो मूल्य होता है वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन करता है। क्लियर है, इट इज़ इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट हो या फिर सेल्फ कंजप्शन हो, दोनों ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजन के साथ जरूर आंसर देना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे दिए गए आंकड़ों के आधार पर साधन लागत शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड। कौन सा मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू दिख नहीं रहा ना, चेंज करते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है जी, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम निकालते हैं कुछ ऐसे, जी वी एट एम पी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है जी, समझ आया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं आगे बताऊं आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स मतलब बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू एडिड मेथड को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम डायरेक्ट निकालेंगे एन वी ए एट एफ सी। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट
कंजप्शन, ठीक है, और प्लस माइनस डेप्रिसिएशन, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा माइनस NIT। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 580, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन सरकार द्वारा चावल का क्रय, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रैक्टर व थ्रेसर का, और क्या दे रखा है हमें, अच्छा ये रहा, तो ये परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर आएगा ही नहीं, प्रोक्योरमेंट राइज बाय गवर्नमेंट ये आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ये आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग, एंड ये हमारा 20 ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन इसके अंदर दे ही नहीं रखा है, और NIT हमारा लास्ट आ जाएगा प्लस का 3, और ये जो सेल्फ कंजप्शन है ये भी इसी का पार्ट है +15, ठीक है। तो इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ऐड होके आंसर आ जाएगा 598 NVA@FC, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम टू बी अडॉप्टेड वाइल एस्टिमेशन नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। मतलब जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है दो, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम दे रही है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर इज़ नॉट इंक्लूड इन सच ट्रांजैक्शन आर मेयर पेपर क्लेम। अब मैंने बताया था आपको, कोई भी शेयर या बॉन्ड मार्केट में अगर बेचा जा रहा है तो वो क्या होता है, पेपर क्लेम होती है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। उसके बाद हमें दे रखा है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब बेसिकली होता है कि किसी पर्सन को कोई बहुत सारी पूंजी एक साथ मिल जाती है और उसके बारे में सरकार को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और सरकार क्या कर लेती है, उस पूरे के पूरे को अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है, और इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन। तो ये जो विंडफॉल गेन होते हैं, पूंजीगत जो लाभ होते हैं जो एकदम से किसी पर्सन को मिलते हैं, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इससे कोई मार्केट में वैल्यू एडिशन नहीं होता। विंडफॉल गेन विल नॉट बी इंक्लूड एज देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसका गुड्स एंड सर्विसेज में कोई फ्लो नहीं होता, या फिर ये कोई भी मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन नहीं करता। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट लिख के उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल पक्का बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, न्यूमेरिकल तो पेपर में तो आना ही चाहिए न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि इस तरीके के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमें बोला गया है इसके अंदर सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या बोला है निकालने के लिए, इसमें बोला गया एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDP एट FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड इज़ 370 करोड़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ये सारी चीज़ें दे रखी है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम इनकम मेथड लगाएंगे तो हमें NDP एट FC की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए NDP एट FC फाइंड कर लेते हैं हम। कैसे निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें GDP एट FC को कन्वर्ट कर देते हैं NDP एट FC में, ठीक है। तो G से N जाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो GDP एट FC हमारे पास 370 है। डेप्रिसिएशन देखते हैं क्या है इसके अंदर, कहीं पे हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, ये रहा। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, हमारा डेप्रिसिएशन होता है कितना देर का है, 70, तो ये हमारा आ जाएगा 300। NDP एट FC हमारा कितना आ गया, 300। अब क्या करना है, हमें NDP एट FC का फॉर्मूला पुट करना है, और हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस
ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी हमारे पास 300। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देखते हैं क्या हमें गिवन है। हाँ जी गिवन है 175 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड करना है, ओपी लिख लेते हैं। और लास्ट देखते हैं हमें क्या मिक्स इनकम गिवन है, ये रही मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है यहाँ तक। तो इसका और इसको हम सम कर देंगे तो हमारा 30 और ये कितना हो जाएगा 205 और 215। ठीक है ओपी, ये प्लस इधर जाके -300 -215 बराबर ओपी। तो ये आ गया हमारा कितना 85। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 85। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने निकाल लिया। अब आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें बोला गया है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैसे निकालना है वो भी समझते हैं। ठीक है, देखिएगा तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें जीडीपी एट एफसी दे रखा है, लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को करते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी को निकालने का तरीका है जीडीपी एट एफसी में से माइनस कर दो एनआईटी, सॉरी प्लस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एनआईटी देख लेते हैं, इसमें दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20 दे रखा है। तो जीडीपी एट एफसी 390 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 410। ठीक है, तो अब यहाँ पे 410 लिखेंगे जीडीपी एट एमपी। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेकंड आ जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस थर्ड आ जाएगा हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है? अब हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो फाइंड ही करना है, तो इसकी वैल्यू तो रखेंगे नहीं, एक्स मान लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर इस फिक्स कभी भी दे रखा है ना आपको, तो फिक्स को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए या फिक्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि 70 दे रखा है, तो इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक है 60, तो 70 और 60 कितना हो गया 130। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना 210 प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारे पास है -20। ठीक है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 410। तो इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 110 माइनस होके 110 प्लस 210, तो ये 320 320 प्लस एक्स इज इक्वल टू 410। ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 410 माइनस 320 इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका 80 और एक क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न ये रहेगा पूरा का पूरा कि क्या करना है, हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजीली ले सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रहे हैं भाई जीडीपी डिफ्लेटर। क्या निकालना है? जीडीपी डिफ्लेटर। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर
ठीक है, इसको बोलते हैं हम जीडीपी अपसफायक। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमें 2014-2015 में जो रियल जीडीपी और जो नॉमिनल जीडीपी दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, है ना। तो नॉमिनल जीडीपी 2014 में है 6.5 और 2016-17 में कितना 9। तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी को उठाएंगे 9 को और यहाँ पे रखेंगे इसका 6.5 है, ये भी 6.5 है ना। तो दोनों एक साथ ही दे रखे हैं तो ये तो सेम आ जाएगा एक तरीके से। 6.5 अपॉन में 6.5 इंटू में 100, ये कट के इसका कितना आ गया जीडीपी डिफ्लेटर 100, है ना। एनालिसिस करना है इसके अंदर तो निकाल के देखना पड़ेगा। दूसरा अगर निकालेंगे जीडीपी डिफ्लेटर तो उसमें भी देखते हैं क्या चेंज आया। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी 9 7.2 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 0, 9 से इसको काट देंगे, 9 8 72 और 8 को इससे कैंसिल कर देंगे तो 8 1 ज़ा 8 चला जाएगा, फिर 8 2 ज़ा 16 और फिर 4 पे चला जाएगा। 8 पंजे 40, 5 125। ठीक है, तो हमने एक चीज़ नोट करी, क्या नोट करी वो ज़रा देखते हैं। क्या निम्नलिखित सूचना के प्रयोग से सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर की गणना में विश्लेषण करें। तो हमने गणना तो कर दी भाई, 125 यहाँ से आ गया और हमारा 100 यहाँ से आ गया, है ना। अब कह रहे हैं इसका एनालिसिस करें, तो ये एनालिसिस ये बताता है कि भाई पहले क्या हुआ था, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इसके अंदर जो चेंजेस आए थे ना वो इक्वल थे, मतलब 100% जितना था उतना ही रहा, मतलब कोई महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन जब दूसरी बार हमने जीडीपी डिफ्लेटर निकाला तो हमने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर 100 ना आके कितना हो गया, 125 हो गया। कितना हो गया, 125। अगर ये 125 हो गया तो ये बता रहा है कि पहले के कंपैरिजन में अब जो महंगाई है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो जीडीपी डिफ्लेटर का काम होता है वो इन्फ्लेशन का, महंगाई का पता लगाना होता है। जितना ज़्यादा जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आएगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, उतना ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कैलकुलेट करके हमें इस चीज़ को क्या करना है, इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, इतना सही काम करना है और कोई काम नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि भाई क्या इंक्लूड करें नेशनल इनकम में और क्या इंक्लूड ना करें, और अगर क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है तो उसके लिए क्वेश्चन को तो समझना ही पड़ेगा। बिना क्वेश्चन को समझे तो आंसर होने वाला मेरे भाई है नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिविंग वैलिड रीज़न एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीट एज एस्टिमेशन नेशनल इनकम। जितनी भी चीज़ें हैं इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, कह रहा है पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय द फर्म। कोई भी पेमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रही है ना कोई भी फर्म, तो मेरे भाई याद रखो, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी फर्म पे करती है वो सारे प्रोडक्ट के प्राइस में से निकाल लेती है। ठीक है ना, तो अगर वो प्रोडक्ट के प्राइस में से निकाल लिया तो उसके लिए तो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, और अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं पेमेंट ऑफ indirect टैक्स बाय अ फर्म विल बी नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इट इज़ ट्रांसफर पेमेंट अकरिंग विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एडिशन, क्योंकि इससे मार्केट में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। ठीक है, सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे आके, हमारे देश में आके कोई भी परचेजिंग कर रहा है तो वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, क्योंकि वो उसको मार्केट में सेल नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट विल बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम
इट इज़ अ कंसिडर एज अ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि वो कंसिडर किया जाएगा कि वो बंदा अपने साथ में उस गुड्स को लेकर चला जाएगा, तो एक तरीके से वो उसके लिए क्या माना जाएगा, फाइनल गुड्स माना जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दो दो तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला बनता है कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो, या फिर जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर हो। अगर फाइनल एक्सपेंडिचर होगा तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर वो स्टेटमेंट ये बता रही है कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला कोई शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, चाय बना रहा है और चाय बनाने के लिए मिल्क का यूज़ कर रहा है। तो भाई मिल्क का जो ये यूज़ कर रहा है, जो खर्चा कर रहा है मिल्क के ऊपर, वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन मैं अपने आप के अपने घर में चाय बनाकर पी रहा हूँ तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, दूध का जो यूज़ है वो एज अ फिनिश गुड्स के रूप में कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे करके दिखाओ, और हम बोल रहे हैं हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है करके दिखाओ, हम बोल रहे हैं करके दिखाएंगे और एन वी एट एफ सी ही निकाल के दिखाएंगे। तो एन वी एट एफ सी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, जी वी एट एम पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जी वी एट एम पी। ठीक है, अब जी वी एट एम पी का फॉर्मूला तो ये बोलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहे हैं उत्पादन की प्रति इकाई, इकाई दे रखी है। ठीक है, जब भी प्रति इकाई, इकाई का मतलब मेरे भाई बड़ा आसान सा होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत दे रखी है। क्या दे रखी है? कीमत। तो हम सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कीमत को बिक्री की इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 1250। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या, स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि -50 सॉरी। और इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन का एक और नाम होता है ये। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सिंगल यूज़ गुड्स, जिनका एक बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6000। बात क्लियर है? और किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 125 को 2 से करेंगे तो 500 और 2 जीरो, 50,000 माइनस ये माइनस 6000। ठीक है, तो ये 6500 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है ना, ये भी 0, 5 9 में से 3 4, 4 3 5 4 3 5 00, 4 3 5 00, 4 3 5 00। जी वी एट एम पे आ गया। अब जी वी एट एम पे आने के बाद में हमें आगे क्या करना है, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, है ना। 125 तो नहीं, हाँ 250, 25,000 सॉरी, 25,000 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसमें से माइनस कर देते हैं 6,000 को। 25,000 माइनस 6,500, 0 0 5, 14 में से 8 और 1 ही 18,500। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारा जी वी एट एम पी आ गया। अब जी वी एट एम पी के बाद एन वी एट एफ सी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। एन वी एट एफ सी इजिकल टू जी वी ए एट एम पी। जी से एन जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और एम पी से एफ सी जाएंगे तो माइनस एन आई टी। ठीक है,
जी वी एट एम पी हमें गिवन है कितना 18500 और माइनस डैप हमें दे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है 1000। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, आईटी बनाने का तरीका है आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये जो उत्पादन शुल्क दे रखा है ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और सब्सिडी हमें इसके अंदर गिवन नहीं है। अगर सब्सिडी नहीं है तो क्या ले लेंगे हम, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5000, 5000 माइनस ज़ीरो, ठीक है, माइनस 1000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6000 माइनस कर देंगे तो ये 12500, ठीक है जी। तो 18500 में से 1000 गया 17500, 17500 में से 5000 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 12500। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एन वी एट एफ सी को फाइंड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इन दोनों के बीच में क्या एक तरीके से डिफरेंस होता है। अगर इतना तो खास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि विभेद करने की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी अदर कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प किए जाते हैं, जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी क्या होता है, कंजप्शन के लिए या फिर किसी भी पर्सन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रेडी होते हैं, और इनको हम रीसेल नहीं कर सकते। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात ये होती है कि जितने भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। अगर वो इंक्लूड होने लग जाएंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। और जो फाइनल हमारे गुड्स होते हैं उन्हीं को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उससे नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट्स होता है वो बिल्कुल करेक्ट निकलता है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन है पुराना वाला, लेकिन बस इसका ये वो हिंदी वर्जन था, ये इंग्लिश वर्जन है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सॉल्यूशन करने का तरीका दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जीडीपी डिफ्लेटर का, दोबारा से। जीडीपी डिफ्लेटर ना बहुत आया है पेपर के अंदर, बहुत, हर बार आएगा जब जब पेपर होगा, जब जब जीडीपी डिफ्लेटर आएगा और बच्चों को डरा कर जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। बिल्कुल सही बात है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बीच का एक तरीके से डिफरेंस है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम आता है ये, ठीक है ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। फॉर्मूले से पता लगता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100, तो रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ टूल विच इज़ यूज एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एंड डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ करंट ईयर जीडीपी। और ये बताता है कि जितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा ना रियल जीडीपी, जितना चेंज होगा उससे जो पर्सन है, लोग हैं, उनकी इनकम में कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। और जीडीपी डिफ्लेटर से यही पता लगता है कि जो ग्रोथ रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे जिसको बनाया गया है इसीलिए ताकि बच्चे को ये पता लग सके कि क्वेश्चन को करना कैसे है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को जो आ रही है ना वो यही आ रही है कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे अटैम्प्ट करे। तो भाई सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, और मैं कह रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन भी आ जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करें पूरे के पूरे चैप्टर को, और ये पूरा चैप्टर क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अपने इस चैनल को जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमें मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी मज़ा आएगा बनाने में, तो ज़्यादा आएगा मज़ा बनाने में, ठीक है। तो थैंक यू।